Hello students, welcome you all in today's class. I am Amita, lecturer biology, Government Senior Secondary School Mahinderganj Rajpura, District Patiala. स्टूडेंट्स चैप्टर 12th बायोटेक्नोलॉजी एंड एप्लीकेशंस का आज हमारा लास्ट लेक्चर है। इस लेक्चर में हम दो टॉपिक्स कवर करेंगे, ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिजम्स एंड एथिकल इश्यूज। ये दोनों टॉपिक्स बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं, मार्क्स स्कोरिंग टॉपिक्स हैं। हर बार एग्ज़ाम में इन टॉपिक्स पे क्वेश्चंस आते हैं, तो बी फोकस्ड, बी एक्टिव। चलो स्टार्ट करते हैं हमारा फर्स्ट टॉपिक, दैट इज़ ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिजम्स। स्टूडेंट, ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं? चलो हम एक सिंपल डायग्राम से समझने की कोशिश करते हैं। सपोज ये हमारा ऑर्गेनिज्म ए है, ठीक है, हमने एक सेल लिया है फ्रॉम ऑर्गेनिज्म बी, ठीक है। ये इसमें क्या है, डीएनए है इसका। हर एक ऑर्गेनिज्म का अपना एक जेनेटिक मेकअप होता है, ठीक है। ऐसे ही हमने एक ऑर्गेनिज्म बी लिया, ठीक है, सेल फ्रॉम द ऑर्गेनिज्म बी, ये इसका जेनेटिक मेकअप है। अब हम क्या करें कि इस ऑर्गेनिज्म ए के सेल से कुछ जीन्स हम ऑर्गेनिज्म बी के डीएनए में ट्रांसफ़र कर दें। अब कैसे ट्रांसफ़र करते हैं आप अच्छी तरह से समझ गए हो। हमने वेक्टरलेस मेथड्स किए, विद वेक्टर्स किए, किसी भी मेथड से हमने समहाउ जीन फ्रॉम सेल ए हमने ट्रांसफ़र कर दिया टू द सेल बी। तो इससे क्या हुआ, ये जो हमारा बी सेल है या जो बी ऑर्गेनिज्म है, इसका जेनेटिक मेकअप हमने मॉडिफाई कर दिया, हमने ट्रांसफ़र कर दिया कोई जीन इसके सेल में, और ये अब ऑर्गेनिज्म क्या हो गया, ट्रांसजेनिक हो गया। तो इस तरह से हम ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिजम्स बनाते हैं। ओके, सो ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिजम्स को हम जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स भी बोल सकते हैं, क्योंकि हमने ऑर्गेनिजम्स का जेनेटिक मेकअप मॉडिफाई किया है, या हमने उसमें कोई फॉरेन जीन इंसर्ट किया है, या एग्जिस्टिंग जीन को हमने रिपेयर किया, कुछ भी किया, अल्टीमेटली उसका जेनेटिक मेकअप है जो वो चेंज हुआ। सो जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स एंड ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिजम्स एक ही बात है। तो हम कैसे डिफाइन करेंगे इनको? ए जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म इज एनी ऑर्गेनिज्म हुज जेनेटिक मटेरियल हैज़ बीन ऑल्टर्ड, मीन्स चेंज किया गया है, यूजिंग जेनेटिक इंजीनियरिंग टेक्निक्स। जेनेटिक इंजीनियरिंग से हमने उसका जेनेटिक मेकअप चेंज कर दिया। अब वो नॉर्मल ऑर्गेनिज्म नहीं है, वो ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिज्म है। ओके, तो इस बहुत से जो ऑर्गेनिजम्स हैं, साइंटिस्ट ने ऐसे ट्रांसजेनिक बनाए हैं थ्रू द प्रोसेस ऑफ ट्रांसजेनेसिस। इसको ट्रांसजेनेसिस प्रोसेस भी बोलते हैं। कौन कौन सी एग्जांपल्स हम दे सकते हैं ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिजम्स की? ट्रांसजेनिक शीप बनाई हैं, ट्रांसजेनिक काऊ बनाई हैं, जेनेटिकली मॉडिफाइड फिश हैं जो साइंटिस्ट ने बनाई हैं, मॉडिफाइड माइस हैं, जेनेटिकली मॉडिफाइड चिकन बनाए हैं, जेनेटिकली मॉडिफाइड गोट है, जेनेटिकली मॉडिफाइड पिग है। ये सारे ऑर्गेनिजम्स जो हैं जेनेटिक इंजीनियरिंग टेक्निक से इनका डीएनए मॉडिफाई किया गया है, इसीलिए इनको हम जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स बोलते हैं। ओके, नाउ द क्वेश्चन अराइजेस कि हमने ये ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिजम्स क्यों बनाए, हमें क्या आवश्यकता पड़ी कि हमने इनके जो जीन्स थे वो एक सेल से दूसरे ऑर्गेनिजम्स के सेल में ट्रांसफ़र किए। वाई, क्यों किया हमने ऐसा? तो इसके बहुत से इम्पॉर्टेंट रीजंस हैं जिसके लिए साइंटिस्ट ने ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिजम्स बनाए। तो चलो हम देखते हैं क्या रीजंस हो सकते हैं, क्या इनसे हमको क्या फ़ायदा मिल रहा है, इसीलिए तो साइंटिस्ट ने ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिजम्स बनाए हैं। तो सबसे पहले क्या इम्पॉर्टेंट इनकी एप्लीकेशन है कि ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिजम्स हैं जो दे हैव बीन डेवलप्ड फॉर प्रोड्यूसिंग बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स। उनके अंदर कुछ इम्पॉर्टेंट बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स, जैसे हम प्रोटीन्स की बात करें, ड्रग्स की बात करें, उनके अंदर बनाई गई हैं, ठीक है। उनको एज ए फैक्ट्री यूज़ किया गया है फॉर कमर्शियल पर्पसेस, और उन प्रोडक्ट्स की फिर कमर्शलाइजेशन की जाती है। अब मैं आपको एग्जांपल देती हूँ। एक ट्रांसजेनिक काऊ बनाई गई इन 1997। उस काऊ का नाम रखा रोजी काऊ। अब ट्रांसजेनिक बनाई है तो इसमें कोई फॉरेन जीन इंट्रोड्यूस किया होगा, ठीक है। कौन सा जीन इंट्रोड्यूस किया? एक ह्यूमन जीन है अल्फा लैक्टोल्ब्यूमिन, जो कि एक इम्पॉर्टेंट प्रोटीन प्रोड्यूस करता है, लैक्टोल्ब्यूमिन
जो बच्चों के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होती है। तो इस काऊ में ह्यूमन जीन इंट्रोड्यूस कर दिया गया। जब ह्यूमन जीन इंट्रोड्यूस किया इस काऊ में, तो अब ये काऊ कौन सी काऊ हो गई? ट्रांसजेनिक काऊ होगी, अब नॉर्मल काऊ नहीं है। अब क्वेश्चन ये उठता है कि ये जीन हमने कैसे इंट्रोड्यूस किया और इसका क्या फ़ायदा हुआ। देखो क्या हुआ कि ह्यूमन जीन लिया अल्फा लैक्टोएल्ब्यूमिन, उसको हमने काऊ का एग लिया, ठीक है, उस एग में हमने ये जीन माइक्रो इंजेक्शन मेथड से इंट्रोड्यूस कर दिया। वो जो एग था विद दैट फॉरेन जीन वो वापस काऊ में इम्प्लांट कर दिया, ठीक है। अब उस काऊ को हम क्या बोलेंगे? अब ये ट्रांसजेनिक काऊ है। इस काऊ ने जो मिल्क देना शुरू किया उसमें अब प्रोटीन आ गई, लैक्ट एल्ब्यूमिन प्रोटीन, और 2.4 ग्राम्स पर लीटर ये प्रोटीन है जो इसमें से मिलती है, जो कि एक नॉर्मल काऊ में ये प्रोटीन नहीं मिलेगी, सिर्फ ट्रांसजेनिक काऊ में मिलेगी। अब छोटे बच्चों को काऊ का मिल्क देते हैं, ठीक है, अगर इस ट्रांसजेनिक काऊ का मिल्क देंगे तो उन बच्चों में जो लैक्ट एल्ब्यूमिन की डेफिशिएंसी नहीं होगी। तो एक तो हमने इसीलिए ट्रांसजेनिक काऊ बनाई कि हमें ये जो ह्यूमन जीन से प्रोड्यूस होती है जो प्रोटीन, हमें काऊ मिल्क से ही मिलने लग जाए। ओके, तो फर्स्ट यूज़ तो इसको ये हो गया इसका। ऐसे ही एक शीप है जो डेवलप की गई, ट्रांसजेनिक शीप, इन 1997 ट्रेसी शीप रखा गया उसका नाम। उसके अंदर क्या किया गया, एक जीन उसके भी मिल्क में जो है एक इम्पॉर्टेंट जो है ड्रग जो है मिलने लगी। कैसे मिलने लगी? क्योंकि हमने उसमें एक अल्फा 1 एंटी ट्रिप्सिन AAT बोलते हैं इसको, वो जीन जो है इंट्रोड्यूस किया। वो एक ड्रग, इम्पॉर्टेंट ड्रग बनाता था जो कि एम्फीसीमा, जो हमारा की लंग डिजीज़ है जिसमें ऑक्सीजन हर एक टिश्यूज़ को नहीं मिल पाती, एंड सिस्टिक फाइब्रोसिस एंड इवन PKU डिजीज़ के लिए भी ये अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन है जो प्रोटीन काम आती है, ठीक है। तो इस तरह से इस रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन का हमें शीप मिल्क से मिलने लगी, तो इसीलिए हमने इस शीप को ट्रांसजेनिक किया, ठीक है। सो सेकंड इम्पॉर्टेंट यूज़ इसका कमर्शियल जो है ड्रग का प्रोडक्शन किया जाता है। ऐसे ही एक और शीप बनाई गई, वो क्लोनिंग से बनाई गई। फर्स्ट मैमल क्लोन डॉली शीप था उसका नाम, ठीक है। इसको सोमैटिक सेल से बनाया गया यूजिंग द प्रोसेस ऑफ न्यूक्लियर ट्रांसफ़र, ठीक है। चलो डायग्राम से समझते हैं कि जो फर्स्ट मैमल क्लोन्ड शीप थी डॉली, इसको कैसे बनाया गया। देखो दो वेराइटीज़ की शीप ली गई, शीप 1 एंड शीप 2। शीप 1 थी जो स्कॉटिश ब्लैक फेस, उस शीप की वैरायटी का नाम था। उसका एग सेल लिया गया, ये एग सेल है। इस एग सेल में न्यूक्लियस को बाहर निकाल दिया, ठीक है, न्यूक्लियस हमें नहीं चाहिए, तो दैट मीन्स ये जो सेल था अब इन्यूक्लिएटेड हो गया, एग सेल में न्यूक्लियस नहीं है। सेकंड शीप का हमने उधर से उसकी मेमोरी ग्लैंड से, ठीक है, शीप की मेमोरी सेल्स, मेमोरी ग्लैंड से हमने सेल्स लिए। उस सेल का हमने सिर्फ न्यूक्लियस जो है माइक्रो इंजेक्शन मेथड से इसमें डाल दिया। जो हमने ब्लैक फेस शीप का एग सेल लिया था उसमें हमने शीप 2 फिन डॉर्सेट का मेमोरी ग्लैंड का न्यूक्लियस डाल दिया। अब ये हमारा कंप्लीट सेल हो गया विद न्यूक्लियस। न्यूक्लियस इसमें दूसरी शीप का है, साइटोप्लाज्म जो है वो फर्स्ट शीप का है सेल में। इसने डिवाइड करना शुरू कर दिया, इस सेल ने ब्लास्टोसिस्ट बन गई। ब्लास्टोसिस्ट को फिर सरोगेट मदर में डाल दिया गया, ठीक है, शीप नंबर 1 जो है उसमें वापस डाल दिया गया इस ब्लास्टोसिस्ट को। अब जब न्यू डेवलप हुआ बेबी, वो क्लोन्ड बेबी था, उसका नाम रखा डॉली। अब ये जो डॉली है, आप मुझे बताओ इसका जेनेटिक मेकअप शीप 1 जैसा होगा या शीप 2 जैसा होगा? सोच के बताओ। इसका जेनेटिक मेकअप शीप 2 जैसा होगा, क्योंकि हमने न्यूक्लियस लिया है शीप 2 से, उसकी मेमोरी ग्लैंड के सेल से हमने न्यूक्लियस लिया, और न्यूक्लियस में ही जेनेटिक मेकअप इन द फॉर्म ऑफ DNA होता है, ठीक है। तो ये फर्स्ट क्लोन्ड मैमल शीप थी जिसका नाम रखा डॉली, ठीक है। हालांकि ये काफ़ी देर जो है ये सरवाइव नहीं कर पाई, कुछ हेल्थ प्रॉब्लम की वजह से इसकी डेथ हो गई। क्लियर? अनदर इम्पॉर्टेंट
यूज़ ऑफ ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिजम्स की हमने क्यों बनाए, उस क्वेश्चन का आंसर हमें ये देता है जो हेडिंग, टू स्टडी नॉर्मल फिजियोलॉजी एंड डेवलपमेंट, कि हमने अगर किसी जीन की फिजियोलॉजी पढ़नी है कि वो हमारी बॉडी की फिजियोलॉजी पे, हमारी डेवलपमेंट पे क्या असर डाल रहा है, वो जीन क्या प्रोटीन बना रहा है, उस जीन की रेगुलेशन कैसे होती है, वो प्रोटीन का हमारी डेवलपमेंट पे क्या इफ़ेक्ट है, वो सारे इफ़ेक्ट्स हम ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिजम्स पे पहले देखते हैं। अब सपोज एक इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर है, इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर जीन है। अब ग्रोथ फैक्टर है तो वो क्या करेगा, ऑर्गेनिज्म पे ग्रोथ पे इफेक्ट करेगा। ठीक है, ग्रोथ के लिए जीन के अलावा और भी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर्स होते हैं जो ग्रोथ को इफेक्ट करते हैं। तो हमने क्या किया कि ये जो जीन था, इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर जीन था, उसकी जगह पे हमने कोई एलियन जीन जो है डाल दिया, ग्रोथ फैक्टर जीन हमने निकाल दिया। ठीक है, उसके बाद हमने ये वॉच किया कि उस ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ पे क्या इफ़ेक्ट पड़ रहा है वो जीन निकालने से, और बाकी के जो ग्रोथ फैक्टर्स हैं वो कितना काम कर रहे हैं इन द एब्सेंस ऑफ दिस इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर जीन। तो ये सारा कुछ हम ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिजम्स पे पहले स्टडी करते हैं। क्लियर? तो इसीलिए हमने ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिज्म बनाए। फिर बार बार वही क्वेश्चन माइंड में आता है, क्यों बनाए? तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट आंसर है इस क्वेश्चन का कि क्यों बनाए, स्टडी ऑफ डिजीज़। अब देखो कितने ही डिजीज़ हैं जो ह्यूमन को इफ़ेक्ट कर रहे हैं, जैसे कैंसर है, सिस्टिक फाइब्रोसिस है, रिमेटॉयड आर्थराइटिस है, अल्जाइमर्स डिजीज़ है, पार्किंसंस है। तो ये ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिजम्स को इन डिजीज़ के प्रति पहले सेंसिटिव कर देते हैं। ठीक है, फिर उनके ऊपर कुछ ड्रग्स का प्रैक्टिस करते हैं कि ये ड्रग उस डिजीज़ को ख़त्म करने में कितनी हेल्प करेगी। ट्रांसजेनिक मॉडल बनाया उस डिजीज़ का, उस ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिज्म को, चाहे वो रैट है या पिग है, उस पर फिर उस ड्रग का ट्राई करते हैं, उसका ट्रायल करते हैं। वेरियस ड्रग्स आर यूज टू चेक देयर एफिशिएंसी, कि कितनी वो एफिशिएंट है ड्रग, और फिर अल्टीमेटली अगर बेटर रिजल्ट मिलते हैं तो फिर उस ड्रग का ह्यूमन के ऊपर ट्रायल किया जाता है। तो स्टडी ऑफ डिजीज़, इसके लिए हमने ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिज्म का यूज़ किया। इसके अलावा वैक्सीन सेफ्टी, अब आपको कितनी वैक्सीन्स पता है, पोलियो वैक्सीन्स है, टीबी वैक्सीन्स है, ये सारी जब भी वैक्सीन्स बनती हैं तो पहले इनको जो ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिजम्स के ऊपर ट्राई किया जाता है। अब पहले उस ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिजम्स को उस डिजीज़ के प्रति सेंसिटिव करना पड़ेगा कि उसको वो डिजीज़ हो जाए, उसके बाद फिर उसको वैक्सीन दी जाती है। अब वैक्सीन है जो उस पर जो है उस पर इफ़ेक्ट करेगी, उस डिज़ीज़ के लिए वो सेंसिटिव ऑलरेडी है, हमने वैक्सीन दे दी, अब वो डिज़ीज़ उसको नहीं होगा तो इसका ट्रायल करते हैं, जैसे ट्रांसजेनिक माइस है उसके ऊपर ट्रायल करते हैं ज़्यादा करके। ठीक है, उस पर बेटर जो है रिजल्ट्स हमें दिखते हैं। ऐसे ही कोई केमिकल्स हैं, कोई टॉक्सिक प्रोडक्ट्स हैं, कोई पॉइजन है, ठीक है, तो उसका भी क्या करते हैं, पहले ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिजम्स पे ट्रायल करते हैं कि ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिजम्स दे आर मेड सेंसिटिव टू दैट टॉक्सिक सब्सटेंसेस देन द नॉन ट्रांसजेनिक एनिमल्स, देन दे आर एक्सपोज टू दोज टॉक्सिक सब्सटेंसेस। पहले उनको सेंसिटिव बनाएंगे, फिर उनको वो टॉक्सिक सब्सटेंसेस दे देंगे, फिर उनका इफेक्ट स्टडी करेंगे। ठीक है, फिर इफेक्ट होगा, फिर उसके अकॉर्डिंगली उसकी कोई मेडिसिन बनाएंगे। तो इसके लिए भी ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिजम्स का यूज़ होता है। हायर एंड बेटर वूल प्रोडक्शन, यहाँ पे हम फिर शीप की एग्जांपल लेते हैं, शीप से हमें वूल मिलती है। तो शीप के अंदर क्या होता है, उसके अंदर एक जीन इंट्रोड्यूस कर दिया। कौन सा जीन किया, सिस्टीन। सिस्टीन जो है अमीनो एसिड है, तो इसका कॉरस्पॉन्डिंग जीन इंट्रोड्यूस कर दिया जिसने अमीनो एसिड सिंथेसिस बनाना शुरू कर दिया, और उससे क्या हुआ, शीप में वूल प्रोडक्शन इंक्रीज हो गई। ठीक है, तो इस तरह से हमने ट्रांसजेनिक शीप बना ली जिससे हमें वूल मिल रही है। सो दीज आर द रीजंस कि व्हाई साइंटिस्ट हैव डेवलप्ड ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिजम्स। ओके, सो यहाँ पे ये ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिजम्स का हमारा टॉपिक खत्म होता है। क्वेश्चन कैसे आएगा, व्हाट आर ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिजम्स, ठीक है, व्हाट आर देयर एडवांटेजेस। अब एक क्वेश्चन है ट्रांसजेनिक बैक्टीरिया।
अब देखो बैक्टीरिया, अब ट्रांसजेनिक तो हमने उसमें कोई जीन ट्रांसफ़र किया होगा तो वो ट्रांसजेनिक बन गया, लेकिन वो ऑर्गेनिज्म नहीं है। अगर आ जाता है व्हाट इज़ ट्रांसजेनिक बैक्टीरिया, तो आपको क्या लिखना है कि बैक्टीरिया इन विच सम फॉरेन जीन हैज़ बीन इंट्रोड्यूस। फॉर एग्जाम्पल ई कोलाई में तो हमने कितने ही जीन्स डाले हैं, प्रीवियस लेक्चर्स में हमने पढ़ा है। ठीक है, तो वो भी हमने प्रोडक्ट बनाने के लिए, इंसुलिन बनाने के लिए हमने जो ट्रांसजेनिक बैक्टीरिया बनाया। सो वन एंड द सेम थिंग, आंसर आपका सेम ही होगा। ओके, नाउ अनदर टॉपिक ऑफ दिस लेक्चर इज एथिकल इश्यूज इन बायोटेक्नोलॉजी। कि हमने रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी से जीन्स का इतना हेर फेर किया, हमने एक स्पीसीज का जीन दूसरी स्पीसीज में इंट्रोड्यूस कर दिया, तो इससे क्या होता है, कुछ एथिकल इश्यूज आ जाते हैं। तो क्या ये राइट है जीन्स ऐसे ट्रांसफ़र करना, क्योंकि हर एक ऑर्गेनिज्म की अपनी आइडेंटिटी है, उसका अपना एक्सप्रेशन है, उसकी अपनी लुक है, तो हर एक चीज़ हम ह्यूमन बेनिफिट के लिए ऐसे जो है नहीं कर सकते। ठीक है, तो उसके लिए फिर एक चेक पॉइंट रखा गया, एक कमेटी बनाई गई GEAC, जेनेटिकली इंजीनियरिंग अप्रूवल कमेटी। ठीक है, वो चेक करती है कि आप कितने एक्सटेंट तक रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर सकते हो। फिर बायो पेटेंट भी बनाना पड़ा कि अगर आपने कोई ऐसा रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी से कुछ प्रोडक्ट बना लिया है तो वो आपका है, उस साइंटिस्ट का है, उसने बनाया है, उसको एक सर्टिफिकेट मिलेगा एज ऑनर। बायोपायरेसी, बायोपायरेसी मतलब होता है, बायो मीन्स लिविंग ऑर्गेनिजम्स, कि कोई लिविंग रिसोर्सेज की अगर कोई कंट्री जो है चोरी छुपे उसका यूज़ करती है तो उसको भी रोकना है। तो चलो हम डिटेल में तीनों टॉपिक्स पढ़ते हैं। अब आप ये देखो, माउस है एक, इसकी बैक के ऊपर, बॉडी के ऊपर आपको एक ईयर लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है। ठीक है, दिख रहा है ना, जैसे हमारे आउटर पिन्ना होता है, कार्टिलेज होती है जिसमें, तो ये एक ट्रांसजेनिक माउस है। इसमें कुछ ऐसा कार्टिलेज का जीन इंट्रोड्यूस किया गया कि इस माउस की बैक के ऊपर जो है पिन्ना लाइक जो कार्टिलेज ग्रो कर गई। अब ये क्यों बनाया, कैसे बनाया, ये कैसे बनाया, तो हमें पता है कि इसमें कोई फॉरेन जीन इंट्रोड्यूस किया होगा, कार्टिलेज का जीन इंट्रोड्यूस किया, लेकिन क्यों बनाया। ठीक है, इसके ऊपर अब GEAC, जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूवल कमेटी, क्वेश्चन कर सकती है। उनके क्वेश्चन करने से पहले जो है हम ये देखते हैं कि इसको, इस माउस का नाम क्या है। वकांती माउस बोला इसको, 1995 में सी वकांती ने इसको बनाया। ठीक है, इसकी जो ह्यूमन ईयर जैसी ग्रोथ हो गई इसकी बैक पे, तब बहुत सारी जो रिलीजियस कम्युनिटीज़ थी, कुछ साइंटिस्ट भी थे जिन्होंने इसका अपोज किया कि आपने एक माउस की आइडेंटिटी को ही चेंज कर दिया। ठीक है, तब सिनेरियो में आई GEAC, जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूवल कमेटी। तब से उसने डिसाइड करना शुरू किया कि कौन सा जेनेटिक इंजीनियरिंग रिसर्च को हम कंटिन्यू कर सकते हैं, किसको हम नहीं कर सकते। ठीक है, सो ये वैलिडिटी ऑफ GM रिसर्च, जेनेटिकली मॉडिफाइड रिसर्च की वैलिडिटी देखती है कि क्या उसका फ़ायदा है या नहीं है, और जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स का क्या यूज़ हो रहा है या हम जस्ट ऐसे ही बना रहे हैं। तो ये सब चीज़ें चेक करती है जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूवल कमेटी। अगर सर्टिफिकेट मिलता है तो ही हम जेनेटिकली मॉडिफाइड जो हमारी रिसर्च है उसको आगे कंटिन्यू कर सकते हैं। ठीक है, अब बायो पेटेंट देखो क्या होता है कि जो जितनी भी एडवांस्ड कंट्रीज़ हैं जिनमें इंडस्ट्रियलाइजेशन ज़्यादा हो चुकी है, उनकी बायोडाइवर्सिटी पुअर हो चुकी है, क्योंकि जितनी इंडस्ट्रीज़ लगेंगी प्लांट्स एंड एनिमल्स उतना ही इफेक्टेड होंगे, बायोडाइवर्सिटी कम होगी। ठीक है, और जितनी लेस एडवांस्ड कंट्रीज़ हैं उनमें बायोडाइवर्सिटी अभी भी रिच है। तो कई बार क्या होता है कि ये जो हाईली एडवांस्ड कंट्रीज़ होती हैं, जो लो एडवांस्ड कंट्रीज़ हैं, उनकी बायोडाइवर्सिटी को यूज़ कर लेती हैं विदाउट देयर नॉलेज, उनके बायो रिसोर्सेज को एक्सप्लॉयट कर लेती हैं वो। ठीक है, तो ये तो ठीक बात नहीं है ना, जिस कंट्री के बायो रिसोर्सेज हैं उन्हीं को पहला राइट है उनको यूज़ करने का। तो फिर गवर्नमेंट ने क्या किया कि एक पेटेंट बना दिया, एक रूल बना दिया कि बायो पेटेंट इज ए पेटेंट मीन्स एक टाइप का सर्टिफिकेट है, एक टाइप का रूल है ग्रांटेड बाय द गवर्नमेंट टू द इन्वेंटर। उस इन्वेंटर को, जिसने कोई डिस्कवरी की है, जिसका कोई रिसोर्स है, कि वही उसको यूज़ कर सकता है। ठीक है, उसकी परमिशन के बिना कोई और यूज़ नहीं कर सकता। Certain companies are being granted patents for their products
किसी ने अपना प्रोडक्ट बनाया है तो उसको पेटेंट मिल जाएगा। एंड टेक्नोलॉजी, किसी ने टेक्नोलॉजी डेवलप किया, उसका पेटेंट मिल जाएगा उसको। ठीक है, कि वही उसका आप जेनेटिक मटेरियल जो है वही यूज़ कर सकते हैं, चाहे कोई प्लांट है या कोई अदर बायोलॉजिकल रिसोर्स है। ठीक है, जैसे हमारे इंडिजिनस पीपल हैं, हमारे जो आज भी आप देखोगे अमेजन फॉरेस्ट में हमारे इंडिजिनस पीपल अभी भी रहते हैं, जिनको इतना भी नहीं पता कि लाइट भी कोई चीज़ है, फायर भी है। ठीक है, तो उनके पास बहुत ज़्यादा जो है बायो रिसोर्सेज की नॉलेज है। ठीक है, उनको इंडिजिनस पीपल बोलते हैं। अब आपको मैं बायोपायरेसी से समझाती हूँ। बायोपायरेसी क्या है? एक्चुअली बायो पेटेंट एंड बायोपायरेसी दोनों टॉपिक्स कंबाइंड है। ठीक है, इंडिया में 2 लाख वैरायटीज़ ऑफ राइस आर ग्रोन। हमारी जो कंट्री है वो राइस की, उसके पास मैक्सिमम वैरायटीज़ है। वर्ल्ड में किसी के पास इतनी वैरायटीज़ नहीं है। बासमती राइस आपने सुना होगा, जो जिनकी इतनी सुगंध फैल जाती है, घर में अगर बनाए तो पूरे घर में जो राइस की खुशबू आती है, उनको हम एरोमेटिक राइस बोलते हैं। बासमती राइस 27 वैरायटीज़ हैं जो हमारे इंडिया में ग्रो की जाती हैं। तो 1997 में क्या हुआ, एक अमेरिकन कंपनी थी राइस टेक, उसने क्या किया, हमारी एक जो बासमती राइस की वैरायटी को जो है छुपा लिया और उसके साथ अपनी कोई लोकल जो उनकी वैरायटी थी उसके साथ क्रॉस हाइब्रिडाइजेशन करा के अपनी एक नई वैरायटी बना दी और उसको अपना पेटेंट दिलवा दिया, यूएस पेटेंट, ये तो हमने डेवलप की है। ठीक है, लेकिन बाद में फिर पता चला कि ये तो इंडियन वैरायटी थी। ठीक है, उनसे ये पेटेंट वापस भी लिया गया। तो इसको बायोपायरेसी बोलते हैं कि अगर हमने किसी के बायोलॉजिकल रिसोर्सेज चुराए हैं तो, या हम उसकी परमिशन के बिना यूज़ कर रहे हैं। सो बायोपायरेसी इज द टर्म यूज टू रेफर use of bioresources by the multinational companies and other organization without proper authorization। आपको अथॉरिटी नहीं है किसी और कंट्री के बायोलॉजिकल रिसोर्सेज को यूज़ करने की। अगर आपने किया तो फिर आपको पनिशमेंट होगी। तो इसको बोलते हैं बायोपायरेसी। तो इंडियन पार्लियामेंट में भी एक फिर बायो पेटेंट का जो सेकंड अमेंडमेंट की गई कि सच इश्यूज अगर ऐसे आते हैं, कोई किसी ने किसी के बायोलॉजिकल रिसोर्सेज छुपाए हैं या उसका मिसयूज़ किया है, तो उसके लिए उन्होंने बिल में अमेंडमेंट की। उसमें काफ़ी सारी फिर पनिशमेंट हैं, वो पेटेंट भी कैंसिल हो सकता है। सच इश्यूज इनटू कंसिडरेशन जो अमेंडमेंट में हुआ कि इंक्लूडिंग पेटेंट टर्म्स, एमरजेंसी प्रोविजंस एंड रिसर्च एंड डेवलपमेंट इनिशिएटिव, ये सब कुछ फिर वो ब्लॉक हो जाते हैं अगर कोई किसी के बायोलॉजिकल रिसोर्सेज को छुपा के यूज़ करता है तो ये क्या हुआ, बायोपायरेसी। क्लियर स्टूडेंट्स? सो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। इसके साथ ही हमारा ये चैप्टर 12 बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन फिनिश होता है। We will meet in the next lecture with a new chapter. Till then, study well, learn well, and have a nice day. Thank you.